Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is history. We are going to continue with the chapter number 9th, that is the struggle for freedom from 1916 to 1947. This is me presented by Zaid sir. In the last class, we have seen about the Lucknow Pact and कहेंगे कि होम रूल लीग भी हमने देख लिया, होम रूल मूवमेंट भी देख लिया, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गांधीयन एरा. यस, ओके ओके, थैंक यू मैं करवा देता हूँ. ओके, चलिए. सॉरी, माय मिस्टेक. आई वाज नॉट शेयरिंग द स्क्रीन. नाउ इज इट विजिबल? या, yes, Krish. Thank you. Yes, okay. So today we are going to start with the Gandhian era, right? अब देखिए हिस्ट्री को, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को, जो इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. मतलब तीन पार्ट्स में इसको विभाजित किया है. जो पहला पार्ट है वो है राइट फ्रॉम 1885 टू 1905. ये पहला पार्ट है. इसको हम कहते हैं द फेज ऑफ द मॉडरेट्स. जो मॉडरेट्स थे उनका फेज है ये, मॉडरेट फेज. फिर उसके बाद 1905 से लेकर कहेंगे 1917 या लेटर से 1919 तक, इसको कहते हैं द फेज ऑफ द असर्टिव्स, और वी कैन से द रेडिकल फेज. फिर उसके बाद फ्रॉम 1919 अप टिल 1947, इसको हम कहते हैं द गांधीयन एरा या गांधीयन फेज. ओके, गांधीयन एरा, और वी कैन से द गांधीयन फेज. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हिस्ट्री है, और इसी की शुरुआत हम आज से करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम द गांधीयन एरा, राइट. अब देखिए गांधी जी, कहेंगे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को ही भारत में आ चुके थे. कहां आए थे? भारत में. कहां से? तो कहेंगे साउथ अफ्रीका से. साउथ अफ्रीका से ये भारत में आए थे. साउथ अफ्रीका में कुछ बैकग्राउंड है उनका, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं समझा दूं. साउथ अफ्रीका में ये कहेंगे कि एक वकील बनकर गए थे वहां पर, ठीक है, और वहां पर तकरीबन इन्होंने लमसम, मैं कहूंगा राउंड ऑफ करके, ऐसे 27 साल बोलते हैं, लेकिन 30 इयर्स इन्होंने बिताए, ठीक है. और उसके बाद भारत वापस आते हैं, अपने देश में वापस आते हैं, और कहेंगे यहां पर 1919 से फिर ये इंडियन जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, वहां से ये अपनी शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से. तो कहां से? तो खास करके रॉलेट एक्ट से, जो आपके बाद में आने वाला है. लेकिन उसके पहले क्या करते हैं? 1915 में जब आते हैं भारत में, तो 1915 से लेकर तकरीबन 17 तक, 1917 तक ये क्या करते हैं? भारत का दर्शन करते हैं. मतलब भारत दर्शन पे जाते हैं, क्योंकि एक नया देश था इनके लिए. हालांकि ये यहीं से बिलोंग करते थे, लेकिन जब 30 साल कहेंगे साउथ अफ्रीका में गुजारे थे, तो 30 साल में भारत बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका था. तो भारत का दर्शन करने निकलते हैं, मतलब भारत की यात्रा पे एक तरीके से यात्रा करने निकलते हैं, राइट. और उसके बाद कहेंगे 1919 में ये फुल फ्लेजेडली इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में अपना योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. अब देखते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखा है वो देखते हैं, राइट. अब देखते हैं, लिखा है विद द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? तो कहेंगे एम के गांधी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी. ओके, ये भूलिएगा मत, मतलब जनरली बच्चों को पता नहीं होता है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या होता है, राइट. तो हम लोग गांधी जी करते हैं या महात्मा गांधी करते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम था एम के गांधी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी. ये नाम भूलिएगा मत, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ याद रखिएगा इनको. ये बहुत ही कहेंगे कि बहुत ही महान आत्मा थे ये. जब भी इनको कहेंगे टाइटल, इनको महात्मा, महान आत्मा. महात्मा का मतलब क्या होता है? एक तरीके से
महान आत्मा, ठीक है, ये महान आत्मा थे। ओके, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो विद द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया, द नेशनल मूवमेंट बिकेम मच स्ट्रॉन्गर एंड वाइडर। बॉर्न ऑन सेकेंड, है ना, आपको पता ही है हम गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, छुट्टी देते हैं, राइट। आपके लिए तो छुट्टी होती है, लेकिन क्या है, अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक तरीके से इनको याद करने के लिए, हमारे नेशनल फादर को याद करने के लिए, ठीक है, 2 अक्टूबर। तो इनका जन्म कहेंगे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहां पर? हमारे यही गुजरात में, पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, ठीक है, वकालत करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये कहा जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं, राइट। क्यों? तो कहेंगे कि इनके पापा जो है, इनके पापा राजकोट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजकोट के बहुत ही बड़े दीवान थे। तो इन्होंने गांधी को कहां भेज दिया था? लंदन भेज दिया था। कहां पर? लंदन, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। तो वहां पर अपनी वकालत पूरी करके वापस यहां पर भारत में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर इनका इतना सारा कहेंगे जॉब वगैरह नहीं लगता। फिर क्या होता है? एक दिन 1893 में इनको साउथ अफ्रीका के जो वहां के जो बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, मैं उनका बिजनेसमैन का नाम भूल गया हूं, लेकिन वो मुस्लिम ही थे, उन्होंने इनको बुलाया साउथ अफ्रीका, बोले आइए यहां पर आइए और मेरी कंपनी में ज्वाइन हो जाइए। तो 1983 में ये कहां जाते हैं? साउथ अफ्रीका में जाते हैं टू प्रैक्टिस लॉ। गांधी स्पेंट 12 years इन साउथ अफ्रीका फाइटिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव इंडियंस। जो वहां के भारतीय लोग थे उनके खिलाफ, मतलब ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, इन इंडियंस को बहुत ही नीचा दर्जा दे दी थी, मतलब एकदम लो क्लास, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करती थी। और इसीलिए इन्होंने भारतीयों को अपना हक दिलवाने के लिए कहेंगे साउथ अफ्रीका में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। ओके, राइट। तो साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी का बहुत, मतलब पूरी दुनिया में गांधी जी का नाम का डंका बजता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में अगेन इनका नाम आदर से, इज्जत से लिया जाता है। अब ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915 AD and entered the politics. Okay, he dominated Indian politics from 1920 to 1947 AD. ओके, तो क्या है, 1920 से लेकर 1947, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। मतलब कहेंगे कि एक तरीके से भारत की आजादी में बड़ा योगदान दिया। मैं ऐसा नहीं कहता सिर्फ इनका ही योगदान था, नहीं, लेकिन एक लार्जर पोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन था। जनरली मेरा झुकाव कहां पर है? मेरा अगर पर्सनली आप अगर गिने तो मेरा झुकाव रिवॉल्यूशनरीज की तरफ है। रिवॉल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल साहब, चंद्रशेखर आजाद, तो बहुत सारे, खुदीराम बोस, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज के साइड मेरा झुकाव है। लेकिन महात्मा गांधी का भी योगदान था भारतीय इतिहास में और हमारे सिलेबस में भी है, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ही लेड मेनी मास मूवमेंट्स एंड प्रिपेयर्ड द इंडियंस टू वेज a war against the British without drawing sword and shedding blood। देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। बोला है इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स, मूवमेंट्स मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो कहेंगे आंदोलन कहते हैं। आंदोलन किए, जैसे अभी आप न्यूज में देख रहे हो ना, न्यूज में क्या चल रहा है? किसान आंदोलन चल रहा है, राइट, ठीक है, अपनी मांगे पूरी करने के लिए किसान आंदोलन चल रहा है। तो वैसे ही कहेंगे महात्मा गांधी ने क्या किए? बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, आंदोलन करवाए और लोगों को, इंडियंस को एजुकेट किया, प्रिपेयर किया कि भाई हमें एक वॉर लड़ना है, वॉर लड़ना है, लेकिन वो वॉर में हम ना ही कोई वायलेंस करेंगे, कोई भी तरीके का वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था? एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था पूरा के पूरा, विदाउट शेडिंग एनी ब्लड, या तलवार उठाए बिना, कोई शस्त्र उठाए बिना, राइट, या किसी का खून बहाए बिना हमें क्या करना है? हमें
आजादी लेनी है, भारत की आजादी लेनी है, इसीलिए इनका अपना खुद का एक कहेंगे कि एक खुद का फिलॉसफी था कि हम बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी का खून बहाए हम क्या करेंगे, भारत को आजादी दिलवाएंगे नॉन वायलेंट तरीके से। तो वही लिखा है, ही प्रिपेयर्ड द इंडियंस टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश विदाउट ड्रॉइंग अ स्वॉर्ड, तलवार निकाले बिना या फिर खून बहाए बिना, शेडिंग द ब्लड। इंस्टेड ही यूज्ड द वेपन्स ऑफ सत्याग्रह एंड अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है, सॉरी यहां पर नहीं, यहां आता है ये डॉट, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के तरीके से, राइट। वी विल वॉर, वी विल फाइट अ वॉर, हम भारत की आजादी करवाएंगे विदाउट एनी, विदाउट ड्रॉइंग एनी स्वॉर्ड, एनी काइंड ऑफ वेपन, ठीक है। द बिगेस्ट वेपन इज व्हाट, नॉन वायलेंस। द मूवमेंट लेड बाय हिम इन्वॉल्व्ड peaceful demonstrations and non-cooperation with the British machinery by boycotting their schools, offices and courts, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट किस चीज का, तो कहेंगे सरकारी, ब्रिटिश स्कूल्स का, ब्रिटिश के कोर्ट्स का, ठीक है, या ब्रिटिश के जितने भी ऑफिसेज हैं वो सभी का हम बॉयकॉट करेंगे, राइट। एंड ही एम्फेसाइज्ड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे, राइट। इसी को कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आगे हम देखेंगे कि कॉपरेट नहीं करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया बाय दी गांधी, ठीक है। एंड बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं द अर्ली कैंपेन्स ऑफ गांधी। तो मैंने कहा ना कि 1919 में जब रॉलेट सत्याग्रह करते हैं, उसके पहले इन्होंने बहुत सारे तीन मेन सत्याग्रह किए थे, जो अहमदाबाद में है, चंपारण में है और खेड़ा में है। दो गुजरात में ही है, एक बिहार में है। चंपारण कहाँ है, तो चंपारण कहेंगे बिहार में है। कहां पर है, बिहार, ओके। गेटिंग एन आइडिया बेटा, क्लियर है इतना, गिव मी अ थम्स अप, ओके ओके, ठीक है, राइट। अब देखिए चंपारण, अब चंपारण बहुत ही फेमस जगह है बिहार में, आज भी वहां की एक फेमस डिश है, मेरे को खाने का बहुत इच्छा है। इसको पता नहीं आप लोग खाते हैं या नहीं खाते, लेकिन चंपारण का मटन आता है, चंपारण की करी, मटन करी, ठीक है, ये वहाँ का बहुत फेमस डिश है, ठीक है, राइट। तो चंपारण, चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। तो देखो क्या लिखा है, चंपारण सत्याग्रह। अब वहां पर क्या होता था, वहां पर डाई बनाई जाती थी। डाई का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे रंग, डाई। कौन सी डाई, नीली डाई, नीला, नीला रंग, ठीक है, नीला, नीला को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडिगो, ठीक है। तो वहां पर एक प्लांट उगाया जाता था, प्लांट जिसको हम कहते हैं नील, नील की खेती करवाई जाती थी। वहां के जो फार्मर्स है, ठीक है, जितने भी फार्मर्स है उनसे इंडिगो का प्लांट उगवाया जाता था। अब ये इंडिगो का प्लांट क्या है, तो ये इंडिगो प्लांट बहुत ही खतरनाक है। ये आप जब भी किसी एरिया में उगाते हैं ना, तो उस एरिया की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जो भी बिहार से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि इंडिगो नेचुरल डाई, नेचुरल रंग बनाया जाता है, नेचुरल डाई, ये डाई है ना, हेयर डाई होता है ना, हेयर डाई, डाई, ये मरने वाला डाई नहीं है, ओके। ये डाई का मतलब रंग होता है, रंग। ये क्या होता है, डाई का मतलब ये होता है मर जाना, मरना, ओके। आई होप थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको पता होगा ऐसा। तो नेचुरल डाई है ये, ठीक है, तो राइट। तो ये चीज है। और फिर ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये फार्मर्स को मजबूर करती थी, फार्मर्स को मजबूर करती थी कि आपको ये इंडिगो प्लांट्स उगाना है, ठीक है। क्योंकि देखो ब्रिटिश सरकार का मेन ट्रेड कहां से होता था, मेन ट्रेड होता था कॉटन से, कपड़ा बनाते थे, कॉटन बनाते थे। तो कॉटन में क्या चाहिए, कॉटन में चाहिए मतलब कपड़े में क्या चाहिए, रंग भरना है ना, और नेचुरल, सबसे महंगा वाला, एकदम बढ़िया वाला नेचुरल डाई। तो नेचुरल डाई कहां से मिलता था, इंडिगो प्लांटेशन से मिलता था। तो वहां के फार्मर्स बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट होते थे, बहुत ही ज्यादा त्रास गए थे, ठीक है, एक्सप्लॉइट होते थे। और क्या है
कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इन फार्मर्स को ठीक से पैसा भी नहीं देते थे, मतलब जितना खर्च आता था उतना खर्च भी नहीं देते थे, राइट। और इसीलिए गांधी जी कहाँ जाते हैं, चंपारण जाते हैं और चंपारण में सत्याग्रह करते हैं और वहां से जीत कर आते हैं, राइट। तो यही लिखा है चंपारण सत्याग्रह। मैंने आपको अभी जिस्ट दिया है, अभी हम पढ़ेंगे क्या है। आपको जो जिस्ट दिया उसको समझ में आया, चंपारण में क्या हो रहा था बेटा, गिव मी अ थम्स अप। चंपारण में क्यों गए थे गांधी जी, मालूम पड़ा? ओके, ठीक है। तो जो इंडिगो प्लांटेशन था, इंडिगो, इंडिगो का मतलब रंग, नील, तो नील की खेती करवाई जाती थी। ओके, अब देखो क्या लिखा है, लिखा है एट चंपारण in North Bihar, the European indigo planters were planters forced the peasants का मतलब farmers, to grow indigo on their leased land. The peasants were also compelled to sell indigo to the European planters at their price, है ना, मुंह मांगे दामों पर, मतलब अपने ही मन मांगे दामों पर उनको बेचना पड़ता था, कंपलसरी ऐसा था। तो in 1917, the oppressed peasants invited Gandhi to Champaran and saved them from this ऑपरेशन। ऑपरेशन, ये ऑपरेशन अलग है, हाँ, ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का मतलब जुल्म, क्या होता है, जुल्म, और ये मेडिकल वाला ऑपरेशन है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो टू सेव देम फ्रॉम द जुल्म, है ना, जुल्म ऑफ होम, जुल्म ऑफ द ब्रिटिशर्स, इंडिगो प्लांटर्स, राइट, ठीक है। और इसीलिए गांधी जी वहां जाते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू प्रिवेंट गांधी फ्रॉम एंटरिंग चंपारण। गांधी अचीव्ड सक्सेस थ्रू सत्याग्रह। The government set up a committee of inquiry with Gandhi as a member. In 1917, the Champaran Agriculture Bill was passed. It saved peasants from oppression. It reduced the land revenue by 20 to 25%. Most important of all, it abolished the Teen Kathia system of in which the peasants had to grow indigo on the best part of their land. Teen Kathia, 3/4, है ना, राइट, 3/4 ऑफ द लैंड में आपको क्या उगाना है, इंडिगो उगाना है, सबसे फर्टाइल जगह पे, ताकि ताकि जो इंडिगो उगाया जाए वो एकदम ही बढ़िया क्वालिटी का हो, राइट, क्योंकि उससे क्या बनाएंगे हम लोग, उससे बनाएंगे रंग, उससे बनाएंगे डाई, और हमारा कॉटन का जो वैल्यू है, हमारे कपड़े का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो ये चीजें चंपारण में हुई थी। अब नेक्स्ट आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्या है, अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक था वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां पर क्या था, यहां पर वर्कर्स को पैसा नहीं मिल रहा था, ठीक है, और वर्कर्स जाने लगे अपने गांव, ऐसा इस तरीके से, और मिल ओनर्स क्या कर रहे थे, मिल ओनर्स इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे एक तरीके से, राइट। तो यही चीज अब देखते हैं अहमदाबाद में क्या हुआ था। अब जब चंपारण खत्म होता है तो गांधी जी कहां आते हैं, अहमदाबाद आते हैं, ओके। तो देखो आफ्टर चंपारण गांधी टर्न्ड टूवर्ड्स द स्ट्राइकिंग टेक्सटाइल मील वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद, अपना अहमदाबाद, ठीक है, आपने जहां पर रहते हैं ना वो अहमदाबाद। ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग इन अहमदाबाद द वर्कर्स वर गोइंग अवे, वर्कर्स जा रहे थे कि यहां पर प्लेग है, यहां पर महामारी चल रही है, तो हम लोग जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। टू स्टॉप देम द मिल ओनर्स डिसाइडेड टू पे प्लेग बोनस ऑफ 75% ऑफ देयर नॉर्मल वेजेस। तो ये जाते हुए वर्कर्स को रोकने के लिए यहां के मिल मालिकों ने क्या किया, बोला कि ज्यादा पैसा देंगे, रुक जाओ यहां पर, ठीक है। लेकिन जब ये प्लेग खत्म हो गया, है ना, तो क्या होता है, देखो क्या लिखा है, when the plague was over the mill owners decided to discontinue the bonus। और मिल ओनर्स ने क्या किया, बोला अब तुमको बोनस नहीं देंगे, हम तुमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। the workers demanded a 50% rise in their wages, ठीक है, और वर्कर्स हड़ताल पे आ गए, बोले नहीं हमको तो पैसा चाहिए, आप तब दे सकते थे तो अब क्यों नहीं दे सकते, इस तरीके से। द मिल ओनर्स वर रेडी टू पे 20%। गांधी आस्क्ड देम टू डिमांड 35%, ठीक है, गांधी जी बोले वर्कर्स को कि नहीं 20% मत मांगो, 35% मांगो, ठीक है। The workers went on a strike and Gandhi started fasting. On the 4th day of his fast,
The mill owners accepted his demand of a hike of 35%, and the agreement was signed on 18th of March 1918. It was the first time that Gandhiji used fasting as a weapon to fulfill his demand. Fasting became a political method of protest in India's freedom struggle. Gandhi won the confidence of both the mill owners and the mill workers. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से गांधी जी अहमदाबाद में भी सक्सेस पाते हैं. जो मिल के वर्कर्स थे, राइट, और जो मिल ओनर्स थे, मिल के ओनर्स, मिल मालिक थे, राइट, इनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो पैसे को लेकर भाई कितना परसेंटेज हाइक होगा वगैरह वगैरह, राइट, तो इसमें ये सक्सेस होते हैं और अपना काम करके फिर ये कहाँ जाते हैं, वहां से फिर जाते हैं खेड़ा. खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा, खेड़ा क्या है आज आपको पता है, गुजरात में अहमदाबाद के बाजू में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो खेड़ा में भी अगेन क्या हुआ था, यहां पर फेमाइन आया था, सूखा पड़ा था, और वहां के जो फार्मर्स थे, ठीक है, उनसे ब्रिटिश सरकार वही टैक्स ले रही थी, लेकिन ये फेमाइन, सूखा पड़ने के कारण उनका जो फसल था, उनका जो कहेंगे कि जो प्रोड्यूस था, ठीक है, वो फेल हो चुका था. मतलब एक तरीके से उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी और दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्स, राइट. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं, लगान तो हम लेंगे, टैक्स तो हम लेंगे. ठीक है, राइट. तो यही चीज यहां पर भी गांधी जी सत्याग्रह शुरू करते हैं और फार्मर्स का जो टैक्स है उसको बचाते हैं. मतलब फार्मर्स टैक्स नहीं पे करते गवर्नमेंट को फिर रेवेन्यू को जाने देना पड़ता है. बस वही लिखा है इन 1917-1918 द पीजेंट्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात were suffering due to famine, drought, and heavy rainfall. They could not grow crops. They appealed to the government for reducing their revenue. Revenue का मतलब टैक्स, टैक्स को रिड्यूस करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम लोग तो नहीं करेंगे, राइट. फिर गांधी जी आते हैं. गांधी जी said that the peasants were overtaxed and they had the right to stop the payment of revenue. गांधी जी बोले भाई ऐसी कंडीशन है जहां पर फेमाइन है, ड्रॉट है, हैवी रेनफॉल है, इनके क्रॉप्स भी फेल हो चुके हैं, ये लोग उगा नहीं पा रहे, तो फिर आपको ये लोग रेवेन्यू या टैक्स कैसे देंगे, और आप जो टैक्स मांग रहे हैं ये ओवर प्राइज्ड है, अपनी कीमत से ज्यादा है. ठीक है, अपनी कीमत से ज्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता. और इसीलिए गांधी क्या करते हैं, गांधी स्टार्टेड हिज सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स, मतलब फार्मर्स, ऑन 22nd of March in 1918 when the government declared the revenue would be collected from the rich peasants and not from the poor one. The Gandhiji called off the movement on 6th of June 1918. और फिर गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, हम लोग जिन किसानों की फसल, जिन किसानों का क्रॉप्स फेल हो चुका है उनसे हम पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन जिन किसानों का, जो पैसे वाले किसान हैं, जो दे सकते हैं रेवेन्यू, उनसे तो हम रेवेन्यू लेंगे. तो फिर गांधी जी मान जाते हैं और गांधी जी ये सत्याग्रह भी बंद कर देते हैं ऑन 6th of June 1918. ठीक है, गांधी proved his skill through खेड़ा movement and he set up a link between the illiterate peasants and urban middle class which later led to the mass movement. और इस तरीके से गांधी जी सक्सेस होते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो कहेंगे कि लोकल लेवल पे चल रहा था, है ना, कहेंगे चंपारण है या फिर अहमदाबाद है या फिर कहेंगे खेड़ा है. अब कनेक्शन वीक तो नहीं हो गया ना, कनेक्शन है वहां पर. आर यू गाइज एबल टू लिसन टू मी? अब आगे देखते हैं इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह क्या है या रॉलेट एक्ट क्या है. देखो, रॉलेट एक्ट अपने आप में एक बहुत ही कहेंगे कि क्रूअल एक्ट था. क्यों था ये क्रूअल एक्ट? तो कहेंगे ये रॉलेट एक्ट जो है ये पास किया गया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे, और इसके अंडर कहेंगे कि सरकार को, किसको, सरकार को, या कहेंगे कि पुलिस को ये पावर मिला था
कि वो किसी को भी, राह चलते इंसान को भी वो डिटेन कर सकते हैं। डिटेन का मतलब अरेस्ट कर सकते हैं, राह चलते इंसान को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट ऑन द सस्पिशन। सस्पिशन समझते हो? सस्पिशन का मतलब क्या होता है? सस्पिशन का मतलब डाउट, वो होता है ना शक, हम जिसको शक कहते हैं कि हमें शक है, हमें शक है कि ये इंसान, ये पर्सन इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? तो कहेंगे कि कोई इलीगल एक्टिविटीज में, हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचने की जो साजिश है उसमें ये इन्वॉल्व है। तो हम सिर्फ डाउट होने पे, सस्पिशन होने पर या शक होने पर उस इंसान को हम डिटेन करेंगे या अरेस्ट करेंगे, ठीक है। डिटेन होने के बाद इस इंसान के पास कोई राइट नहीं होगा कि मतलब ये राइट नहीं होगा कि अपने आप को कोर्ट में अपना केस लड़ सके, ठीक है, ना ही अपने बिहाफ पे कोई ये वकील रख सकता है, कोई लॉयर नहीं रख सकता, राइट। और हम जब तक चाहे इसको अरेस्ट करके रख सकते हैं। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है ना। आप किसी को भी ऐसे ही बिना मतलब अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल हो या ना हो, ऐसा वो तो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आपने उसको अधिकार भी नहीं दिया कोर्ट में जाने का कि कोर्ट में जाके तो अपना केस लड़, नहीं, राइट। ना ही आप उसको अलाउ करते कि अपना पक्ष रखे, अपना साइड वो प्रेजेंट कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये कैसा केस है, मतलब ये कैसा एक्ट है? ये एक्ट बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, बहुत ही ज्यादा दमनकारी है। ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए गांधी जी क्या करते हैं? सत्याग्रह शुरू करते हैं इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद। लिखा है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट got alarmed by the growing nationalistic feelings and passed the Rowlatt Act in 1919 AD. This act allowed the government to imprison anyone. Imprison का मतलब क्या है? जेल में डालना। Imprison का मतलब क्या है? जेल में डालना, ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजन कर सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल और कन्विक्शन। कोई भी इल्जाम के बिना, कोई भी कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एंड दैट इज व्हाई गांधी ऑफर्ड अ सत्याग्रह अगेंस्ट दिस एक्ट। Countrywide hartals and demonstrations were followed, and Indians suspended all their work and went on fast. Fast का मतलब hunger strike to express resentment towards the British. ठीक है, तो गांधी जी जब सत्याग्रह करते हैं तो सारे ही लोग मिलकर क्या करते हैं? फास्ट करना शुरू करते हैं, गांधी का साथ देते हैं। On 6th of April 1919, Gandhi was arrested ड्यूरिंग वन सच मीटिंग, ठीक है। और फिर क्या होता है? इस दिन को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। दिस लेड टू द डिस्टर्बेंसेस इन द कंट्री। और इसी दिन क्या होता है, मतलब इसी समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट दो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लेती है। वो लीडर्स कौन है? डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेव। इनको अरेस्ट करके पंजाब में इनको अरेस्ट करके डाल दिया जाता है जेल में, ठीक है, राइट, इन कनेक्शन विद द हड़ताल। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तुरंत ही जलियांवाला बाग होता है। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, आपने सुना होगा जलियांवाला बाग ट्रेजेडी क्या है, ठीक है, राइट। तो ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होता है, इसकी कहानी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलेव जब अरेस्ट किए जाते हैं, कांग्रेस के दो महान लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद किस तरीके से कहेंगे कि जलियांवाला बाग का किस्सा होता है, जलियांवाला बाग का कांड होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके।